नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया? राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, चीन के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एक न्यूज वेबसाइट के कार्यक्रम में हुई बातचीत का लिंक ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया? गौरतलब है कि राहुल गांधी का बयान ऐसे समय आया है जब भारत चीन के बीच सैन्य और सरकार के स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की बात कही जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे हटने तथा तनाव कम करने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है और काम काफी हद तक प्रगति पर है। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा, हमने सैनिकों के पीछे हटने की जरूरत पर सहमति जताई है क्योंकि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के बहुत करीब तैनात हैं, इसलिए पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ उठाए गए योगी सरकार के कदमों पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि किस कानून के तहत सीएए आंदोलन के संबंध में एसआर दारापुरी के खिलाफ 64 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया था। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या कथित घटना के समय इस तरह की वसूली की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान था या नहीं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ ने शुक्रवार को दारापुरी की रिट याचिका पर आदेश पारित किया। लखनऊ प्रशासन द्वारा सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और आगजनी के कारण राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली का आदेश जारी किया गया था। दारापुरी ने अदालत को बताया कि वसूली का आदेश अवैध रूप से जारी किया गया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 जुलाई तय की। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी दारापुरी पर पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में विरोध सीएए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोविड-19 संक्रमित होने पर अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। कहा, जी हां दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बाद उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद देश भर में उनके फैंस दुआ कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रार्थना करता हूं कि @SR बच्चन जी जल्द ठीक हो। मुंबई के नानावती अस्पताल में कराया गया एडमिट। दरअसल शनिवार देर शाम अमिताभ बच्चन के बाद उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन का भी कोरोना टेस्ट हुआ था। टेस्ट रिपोर्ट में अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उन्हें भी नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमित की जानकारी अमिताभ और अभिषेक बच्चन ने खुद ट्वीट के जरिए दी थी। अमिताभ बच्चन और अभिषेक में कोरोना के मामूली लक्षण। डॉक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों मुंबई स्थित नानावटी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों में कोरोना के बेहद मामूली लक्षण हैं। दोनों ही स्वस्थ हैं। दरअसल उन्होंने शुरुआती लक्षण नजर आते ही अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया था। वहीं आज दोपहर को दोनों की दूसरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आएंगी। फिलहाल डॉक्टर्स दोनों की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। आम से लेकर खास ने कहा, बिग पी गेट वेल सून। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के संक्रमण की खबर पर बीजेपी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सब आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, आप जल्द स्वस्थ हो जाएं। अमिताभ बच्चन जी। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मेरी कामना है कि आप जल्द स्वस्थ हो। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महानायक अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे और पुनः उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जाए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने लिखा, सीएम योगी को खत, महिला अफसर सुसाइड केस में जांच की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया में तैनात पीसीएस अफसर मणिमंजरी राय की खुदकुशी मामले में यूपी सरकार से फिर जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिमंजरी राय के परिवार के लोग काफी परेशान हैं। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में मणिमंजरी राय के पिता ने हत्या का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा, बलिया में तैनात पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी राय के साथ अचानक घटी दुखद घटना से उनके परिजन परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि इसकी पारदर्शी
जांच होनी चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें एक पारदर्शी जांच कर सभी तथ्यों को सामने लाने का निवेदन किया है। आशा है कि मणिमंजरी जी के परिजनों को न्याय मिलेगा। बलिया में तैनात पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी राय के साथ अचानक घटी दुखद घटना से उनके परिजन परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि प्रियंका गांधी इस मामले में पहले भी जांच की मांग कर चुकी है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, बलिया में तैनात गाजीपुर निवासी युवा अधिकारी मणिमंजरी के बारे में दुखद समाचार मिला। खबरों के अनुसार उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, कोरोना के बीच चुनाव कराने पर सर्वदलीय बैठक बुलाए निर्वाचन आयोग। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की बात कह रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के मुद्दे पर सभी दलों की राय जानने के लिए निर्वाचन आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस हालात में चुनाव आयोग को चाहिए कि वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पक्षों की राय ले। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के मुद्दे पर आयोग ने सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा बल्कि चुनावी कर्मी तथा सुरक्षा कर्मियों को भी ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करे। मिश्रा ने कहा कि वर्तमान स्थिति चुनाव के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। ऐसे हालात में चुनाव कराने से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आगे के दिनों में भी ऐसी ही हालत रहे तो राजनीतिक दलों को चुनाव में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, विधायकों की खरीद फरोख्त में 3 निर्दलीय एमएलए के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, पूछताछ के लिए बुला सकती है एसीबी। भाजपा के 2 नेताओं की हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान में सियासत सरगर्म है। राज्यसभा चुनाव के दौरान रेगिस्तान का सियासत तापमान बढ़ा देने वाला हॉर्स ट्रेडिंग का जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की गिरफ्तार कर लेने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी सक्रिय हो गई है। एसीबी ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश हुडला, अजमेर जिले के किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टांग और पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। गहलोत सरकार गिराने की साजिश में 2 बीजेपी नेताओं का नाम पूछताछ के बाद अरेस्ट एसीबी इन विधायकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त कर प्रदेश की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने के आरोप में एसओजी ने अभी 10 जुलाई की रात को ही भाजपा के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था। एसओजी के मुताबिक भाजपा नेता भरत मलानी की कॉल डिटेल से विधायकों को खरीदने की कोशिश किए जाने की जानकारी मिली थी। बकरे की मंडी की तरह एमएलए खरीदना चाहते हैं बीजेपी नेता। भड़के गहलोत का हमला। एसओजी ने ब्यावर के नेता और राजस्थान भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके मलानी और अशोक सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लॉकडाउन लगाना सियासी चाल, जनसंवाद रैलियों से डर गई राज्य सरकार। यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार उनके विभिन्न जिलों में चल रही जनसंवाद रैलियों से डर गई, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि जानबूझकर लॉकडाउन लगाना एक सियासी चाल है। यह विपक्ष को रोकने की एक साजिश है। इतने दिनों से कोरोना फैल रहा था, तब लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमारा जनसंवाद चल रहा था। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंवाद जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे वर्चुअल रैली की बजाय लोगों से सीधा जनसंवाद कर रहे हैं। कहा कि बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के नारे के साथ गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम आदि जिलों में लोगों से सीधा जनसंवाद किया। लोगों ने उत्साह के साथ उसमें भाग भी लिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राज्य में कोरोना की जांच की गति बहुत धीमी है, यह चिंता का विषय है। बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार है दोषी। यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने इस बार बदलो बिहार का नारा दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनका फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ेगा। यह भविष्य बताएगा कि वे तीसरे फ्रंट है या पहले फ्रंट है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल के आधार पर विफल है। इसी कारण नए मोर्चे के गठन की आवश्यकता पड़ी। अभी कई नेता उनके संपर्क में हैं और ये सारे लोग इस मोर्चे में शामिल होंगे। आरोप लगाया कि बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार दोषी है। कहा कि बिहार वर्चुअल रैली या वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। परंपरागत ढंग से ही चुनाव अभियान चलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सारे मामले पर विचार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम से फैलेगा कोरोना, बैलेट पेपर से कराओ उपचुनाव।
जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर है। बहुत से जिले कोरोना से प्रभावित हैं। ऐसे में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल से संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार व चुनाव आयोग को आमजन की स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इस आशय की बात पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कही है। पूर्व वित्त मंत्री व ग्वालियर प्रभारी तरुण भनोट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं, इसलिए 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बैलेट पेपर ही कराए जाएं, ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं। उपचुनाव में यदि ईवीएम से मतदान होगा तो संक्रमण फैलना संभावित है, इसलिए चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के बगैर बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाती 105 सीटें, 40 से 50 सीटों पर जाती सिमट, पवार। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान शनिवार को कहा कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सही समय पर और अपनी सतर्क कार्यशैली के दौरान लोगों की परेशानियों को कम किया। इस दौरान पवार ने कहा कि कोरोना हमारी दैनिक जिंदगी का एक हिस्सा बन रहा है। इस प्रकार की बात विशेषज्ञों द्वारा कही गई है, इसलिए अब हमें भी इसे स्वीकारना ही होगा। उद्धव ठाकरे की तारीफ। पवार ने उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा, निश्चित ही मुख्यमंत्री ठाकरे द्वारा लिया गया निर्णय कुछ लोगों को थोड़ी देर से लिया गया लगता होगा, लेकिन उन्होंने यह निर्णय सही समय पर लिया है। मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है, यह निर्णय उस स्वभाव के अनुकूल ही है, अर्थात निर्णय लेना ही है, परंतु बेहद सतर्कता के साथ। निर्णय लेने के बाद कुछ दुष्परिणाम न हो, यह जितना ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके उतना करने के बाद लेना चाहिए और फिर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार कदम बढ़ाने के बाद पीछे नहीं लेना है, यह उनकी कार्यशैली है। शिवसेना की तारीफ करते हुए पवार ने कहा कि शिवसेना के काम करने की विशिष्ट शैली है और वह कि कोई काम हाथ में लेने के बाद उसे दृढ़ता पूर्वक पूरा करना। पवार ने कहा कि भाजपा के साथ रहकर शिवसेना ने भारी कीमत चुकाई। पवार ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान यूटी की सरकार थी, लेकिन भाजपा ने शिवसेना को करीब किनारे कर दिया। बीजेपी को खरी सुनाते हुए शरद पवार ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ शिवसेना न होती तो उसे 105 सीटें भी नहीं मिलती। पवार ने कहा, रास्पष्ट मत है कि विधानसभा में उनके विधायकों का जो 105 फिगर हुआ उसमें शिवसेना का योगदान बहुत बड़ा था। उसमें से तुमने शिवसेना को माइनस कर दिया होता, उसमें शामिल नहीं होती तो इस बार 105 का आंकड़ा तुम्हें कहीं तो 40 से 50 के करीब दिखा होता। भाजपा के लोग जो कहते हैं कि हमारे 105 होने के बावजूद हमें हमारी सहयोगी यानी शिवसेना ने नजरअंदाज किया अथवा सत्ता से दूर रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को दिया झटका, परिसीमन को लेकर जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने असम में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस परिसीमन का यह कहते हुए विरोध किया गया है कि यह 2001 की पुरानी जनगणना पर प्रस्तावित है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर परिसीमन को कोविड-19 महामारी खत्म होने तक टालने की मांग की है। इसने कहा है कि 2011 की जनगणना हो चुकी है, जबकि 2021 की जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें इस साल के 28 फरवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह आदेश 8 फरवरी 2008 की अधिसूचना को रद्द कर जारी किया गया था, जिसमें असम के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को टाल दिया गया था। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश बनने के बाद यहाँ पहले विधानसभा चुनाव कराने से पूर्व 90 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर सहित अन्य केंद्र शासित राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग में एसोसिएट सदस्यों को नामांकित किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 7 मार्च को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के चुनाव आयोग के आयुक्त सुशील चंद्र इसके सदस्य हैं। एसोसिएट सदस्यों में पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद व नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है। लोकसभा स्पीकर ने परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 2 के तहत एसोसिएट सदस्यों को नामजद किया है। ये सदस्य केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली विधानसभा के गठन के लिए चुनावी मार्ग तैयार करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग में एसोसिएट सदस्यों को नियुक्त किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन को कोरोना, मुंबई के नानावटी अस्पताल में किया गया एडमिट।
जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हुआ है। इसके चलते उन्हें मुंबई में नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। सदी के महानायक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में से एक हैं। वह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन हाल ही में फिल्म गुलाबो सिताबों में नजर आए थे। अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह कौन बनेगा करोड़पति के भी होस्ट है। उनकी पिछली फिल्म गुलाबो सिताबो डिजिटल पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी है। इस फिल्म में उनके अलावा आयुष्मान खुराना की अहम भूमिका थी। इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था। अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आ रही खबरों के चलते फैंस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और उनकी सेहत में जल्द सुधार होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल में क्यों भर्ती हुए हैं, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि डॉक्टर्स बिग बी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। नानावटी अस्पताल अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के बेहद करीब है। नानावटी अस्पताल मुंबई के बड़े अस्पतालों में से एक है। अमिताभ बच्चन इसके पहले भी नानावटी अस्पताल में अपना इलाज करा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम का झूठ जारी, चीन को लेकर फिर से धोखे में रखा। राहुल गांधी का सरकार पर ताजा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन की सीमा रेखा पर सरकार की आलोचना की। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस सांसदों की एक बैठक में बोलते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा या सीमाओं को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर सरकार पर यह बताते हुए निशाना साधा कि जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रामक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मदद की जरूरत थी, तब सरकार ने मुंह फेर लिया था। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री चीन के बारे में झूठ बोलना जारी रखते हुए कहते हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी की नहीं हो सकती जो भारत को कमजोर करती है। हमें अपने रुख पर अडिग रहना है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी स्थिति सुनिश्चित कर रही है और सीमाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी नियमित रूप से दिन में एक बार से अधिक बार ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में एक हिंसक मामले में 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया था। उन्होंने पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, खासकर जब से प्रधानमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, ना तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई है और ना ही किसी पद पर कब्जा है। हालांकि अब सैन्य वार्ता के बाद आपसी मतभेद दूर हो गए हैं और दोनों देशों की फोर्स ने लद्दाख में LAC के साथ कई क्षेत्रों से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं, जहां मई और जून में हिंसा हुई थी। राहुल गांधी ने अपने व्यापक भाषण में विदेश नीति के फैसले पर सरकार की आलोचना की और कहा कि नेपाल में सीमा विवाद के संदर्भ में हमारे दोस्त भी हमारे खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने विवादास्पद पीएम कार्स फंड का भी उल्लेख किया, जो कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन कैग के ऑडिटिंग दायरे से बाहर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर तक जेल से बाहर आ सकते हैं लालू, आरजेडी नेता ने कहा आ जाएगा तूफान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद चुनाव के पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ गई है। उन्होंने संकेत दिया कि अक्टूबर तक उनके बाहर आने की उम्मीद है। राबड़ी देवी के आवास पर एक बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए तेजस्वी यादव ने ये बात कही। जमानत का समय हो रहा है पूरा, जेल से बाहर आ सकते हैं लालू। राजद नेता भाई बीरेंद्र ने कहा कि अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए समय पूरा हो रहा है और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाए। उन्होंने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आते ही बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा और आरजेडी को रोकना संभव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको लालू प्रसाद का इंतजार है, उनकी जमानत की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भरोसा है कि चुनाव से पहले वे हमारे बीच रहेंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फंड पर आर पार, राहुल बोले पीएम केयर्स में पैसा देने वालों के नाम बताने से क्यों डरते हैं मोदी जी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर को भी साझा किया है, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीएम केयर्स फंड पर चर्चा नहीं होने की बात है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की शुक्रवार को पहली बार बैठक हुई। कोरोना और पीएम केयर्स फंड को लेकर इसमें बातचीत विफल रही। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसदों को डर है कि कोरोना को लेकर कोई चर्चा होती है तो वो पीएम केयर्स फंड तक आ जाएगी, इसलिए बीजेपी सांसदों ने कोरोना पर चर्चा के प्रस्ताव को बाधित किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट
ट्वीट में खास तौर से चीनी कंपनियों के नाम का जिक्र किया है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। साथ ही चीनी कंपनियों के साथ करार भी रद्द किए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने चीन की कंपनियों के सहारे ही पीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सभी को पता है कि हुआई, Xiaomi, टिकटॉक और OnePlus ने पीएम केयर्स में पैसा दिया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।